नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनकी जानकारी आपको देने के लिए हम इस बुलेटिन में आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी कांगड़ा दौरे पर हैं। आज से उनका यह दौरा शुरू हुआ है। कांगड़ा प्रवास आप कह सकते हैं। 26 जनवरी को अब मुख्यमंत्री शिमला में होंगे और उससे पहले अभी तक ये 10 दिन का लगभग ब्रेक जो है वो कांगड़ा प्रवास के लिए दिया गया है। पहला चरण इसको कहा जा रहा है और इसी के बीच जो मनाली का दौरा भी मुख्यमंत्री का बीच में इसी दौरान होगा, क्योंकि विंटर कार्निवल मनाली में है जिसमें मुख्यमंत्री जाते हैं। लेकिन आज धर्मशाला पहुंचने के बाद पहले दिन क्या एक्टिविटी रही और क्या घोषणाएं की गई हैं, वो एक जो खबर आज की है। लेकिन इसके अलावा जो और चीजें हैं, कुछ जो सचिवालय की जो खबरें हैं, राज्य सचिवालय में जो बड़ी चीजें चल रही हैं पहले से, उनके बारे में एक कर्मचारियों का जो विधेयक जो शीतकालीन सत्र में पारित हुआ है धर्मशाला में, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उसकी आज आपको जानकारी देंगे कि इस कर्मचारी बिल पर किससे रिपोर्ट मांगी गई है गवर्नर को असेंट के लिए ये बिल भेजने से पहले, क्योंकि अगर गवर्नर अप्रूवल देंगे तो फिर ये एक्ट बन जाएगा। पहले आज बड़ी अपडेट ये है, नए पे कमीशन को लेकर भारत सरकार ने कल कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था कि जो 8th पे कमीशन है वो भारत सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हिमाचल सरकार के सामने क्या ऑप्शन है, क्योंकि पिछली बार जब पंजाब ने जो 6th पे कमीशन दिया था, 7th जो अब होगा, जो नए अगर बनाना हो तो, क्योंकि भारत सरकार और हिमाचल में एक पे कमीशन का अंतर होता है, तो इसीलिए हिमाचल के लिए इसमें क्या ट्विस्ट नया है उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। क्योंकि अगले बजट से पहले क्यों हिमाचल सरकार को नए पे कमीशन को लेकर एक डिसीजन करना होगा, ये डिसीजन किस तरह का होने वाला है या क्यों करने की मजबूरी है, वो आपको जानकारी आज इस बुलेटिन के जरिए देंगे। इसके साथ साथ एक बात आज जो नई अपडेट है वो है कि हिमाचल में एजुकेशन सेक्टर में डायरेक्टरेट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इस बदलाव के लिए जो फाइल है अब कैबिनेट नोट के साथ 2 विभागों में एक साथ गई है, फाइनेंस में भी और पर्सोनल में भी। और ये क्यों भेजनी पड़ी है फाइल, और अब केवल 1ली से 12वीं तक एक ही शिक्षा निदेशक सरकार को क्यों चाहिए, इसका रीजन आपको बताएंगे। राज्य सरकार इस नए प्रपोजल की तरफ को क्यों बढ़ी है, वो कारण भी आपको बताएंगे। और वो जो कारण है वो बड़ा कॉमन सा कारण है जो इससे पहले डिस्कशन में चीजें चल रही थी उससे रिलेटेड ही, इसीलिए ये जानकारी भी आपको होना जरूरी है कि हिमाचल में अब सिर्फ डायरेक्टर स्कूल से ही क्यों बनाया जा रहा है। एचआरटीसी के पेंशनर्स का जो ऑर्डर है वो पेंशन देने का हो गया है, उनके लिए राहत भरी खबर है, इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से। 2 साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से, लेकिन ये किन को मिलेगा, इससे पहले हमने ये खबर आपको बताई थी। मुख्य सचिव को कहां अप्लाई करने के लिए राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, ये भी बताएंगे। एनओसी देने का एक मतलब ये भी है कि अब नए मुख्य सचिव के चयन को लेकर या नए मुख्य सचिव को लेकर जो लॉबिंग है वो भी अलग से तेज हो जाएगी। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बड़ी अपडेट इसमें रहने वाली है। फिर शिक्षा सचिव दिल्ली क्यों अचानक गए हैं, पंचायत चुनाव के रूल्स बदल गए हैं। अभी पंचायत चुनाव होने हैं नेक्स्ट ईयर, देखिए, और नेक्स्ट ईयर क्या इसी साल दिसंबर में ये प्रक्रिया लगभग शुरू हो जाएगी। तो इसके पहले जो रूल्स बदले गए हैं उनकी जानकारी सबको होनी चाहिए। ग्राम सभाएं कुछ निरस्त की गई हैं 30 के आसपास, ये क्यों करनी पड़ी, वो भी आपको रीजन बताएंगे। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हिमाचल में बदल गई है। सबसे पहले हमने ये खबर आपको दी थी, आज अखबार में भी है, लेकिन ये रीजन क्या है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कब तक होगा, उसको लेकर जो चुनाव प्रभारी हैं उन्होंने क्या अपडेट दी है। जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज शिमला आए थे, वो बताएंगे आज आपको। एचपीयू के कुछ रिजल्ट निकले हैं ड्राइवर सुसाइड केस में, एचआरटीसी का मामला है। कुछ नई बातें और सामने आई हैं। कर्मचारी महासंघ एक मसले पर भड़का है और मौसम की जो अपडेट अभी तक हमारे सामने है वो है। देखिए, अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल में 5 से 6 स्टेशन ऐसे हैं इंक्लूडिंग शिमला
जहां रात का टेम्परेचर अब माइनस में जा रहा है। और अभी जो फोरकास्ट की बात करें तो 21 जनवरी तक मौसम खराब होने का प्रेडिक्शन की गई है। हालांकि देखिए अभी जो आज भी मौसम खराब वैसे बताया गया था, लेकिन शिमला समेत बहुत से क्षेत्रों में धूप अच्छी खिली थी आज, लेकिन कल से इसमें बदलाव देखा जा सकता है। जहां तक जो धुंध की जो इफेक्ट है वो रहेगा, क्योंकि जब तक टेम्परेचर ये डाउन रहेगा, मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां टेम्परेचर बहुत डाउन है, और जो धुंध का असर है मौसम विभाग के अनुसार उसका येलो अलर्ट जारी किया गया है, और ये ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो ये मौसम को लेकर अपडेट है। जहां तक कर्मचारी महासंघ के भड़कने की बात है तो ये नाराजगी व्यक्त किया है हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने और गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल अपने आप को दावा करते हैं, क्योंकि एक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो बना है एनपीएस से कन्वर्ट होके, और एक ये है जो शिक्षा निदेशालय में थे त्रिलोक ठाकुर, उनका जो बना है जो खुद को पैरेलल कहते हैं। तो ये त्रिलोक ठाकुर वाला जो गुट है, इन्होंने राज्य सरकार के एक फैसले का विरोध किया है और ये कहा है कि जो कॉलेजों से स्टूडेंट ग्रेड 2 के पोस्टों को खत्म करके इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाकी दफ्तरों में भेजा गया है, ये फैसला गलत है। इससे कॉलेजेस की वर्किंग प्रभावित होगी। बहुत सारे कॉलेजों में 150 से ज्यादा का स्टाफ है, 3000 से 4000 बच्चों की एडमिशन है और वहां यह प्रभावित होगी, क्योंकि इससे ना केवल जो एक तरह से जो प्रमोशन चैनल है वो इफेक्ट होगा, बल्कि जो कॉलेजों का वर्किंग है और कर्मचारियों पे उसका असर है वो भी पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ अधिकारी राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप त्रिलोक ठाकुर ने लगाया है। एचआरटीसी में ड्राइवर का एक केस आया था और जिसने सुसाइड कर लिया था, उसमें दो चीजें सामने आई हैं। वैसे एचआरटीसी की आज 2 बड़े ऑर्डर हैं, लेकिन ये मामला जो है सुसाइड का, इसमें ये जो चालक है संजय कुमार, जिसने सुसाइड कर लिया था, बाद में इसका वीडियो वायरल किया गया। जब इस डेथ से पहले इसने कहा कि मुझे आरएम या जो भी इनके अधिकारी हैं उन्होंने धमकाया है, ये किया, इस तरह से कुछ बातें उसमें कही थी और वो परिवार के लोगों ने वीडियो बनाया था, उसके बाद वो वायरल भी हो गया। लेकिन इससे पहले 2022 में, नवंबर 2022 में इसी ड्राइवर ने छुट्टी मांगी थी एचआरटीसी प्रबंधन से और उस एप्लीकेशन में लिखा था कि मुझे बीवी और बेटे ने पीटा है, मारा है, और जो क्लेम किया गया था छुट्टी के लिए वो घरेलू हिंसा के तौर पर छुट्टी मांगी गई थी। तो अब आप देखिए, एक केस वो था। दूसरा केस ये था कि जो ये पहले तैनात था धर्मपुर से पहले, वहां शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक केस चल पड़ा था, उसमें सस्पेंशन भी हुई थी, वो एक सेपरेट मैटर है। फिर इसमें तीसरा जो चरण सामने आया था जब इसने आरोप लगाया था अपने अधिकारी पर कि वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इन सब से ये अभी जो एक ईसी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी, हालांकि वो चिट्ठी इंग्लिश में थी, जो प्रबंधन को दी गई थी और किसी ने लिखवाई थी इससे, और इन सारी चीजों को देख के अब जो जांच कमेटी है जिसको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है, वो इन पक्षों को भी अब आगे देख रही है कि ये पूरा मामला है क्या। इसके बाद जो रिजल्ट कुछ आज आए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। और ये रिजल्ट हैं एचपीयू के, इसमें बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर 3rd और 5th है, उसके बाद बीबीए फर्स्ट 3rd 5th, बीटीटीएम फर्स्ट 3rd और 5th है। ये रिजल्ट आज एचपीयू की तरफ से आए हैं। एचपीयू की वेबसाइट पे जो स्टूडेंट हैं वो इनका जो जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात इसके साथ ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर क्लास 3 ये रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। 8 अभ्यर्थियों को इसमें रिकमेंड किया गया है। बड़े दिनों से जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको माइनिंग जो ये लोग थे इनका इंतजार था, तो इनको भी इस परीक्षा के रिजल्ट के बाद अब कर्मचारी मिल गए हैं। जहां तक बात है, इसके बाद एक नई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई है रोपवे कॉर्पोरेशन ने, और ये बनाई गई है जो इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन रोपवे प्रोजेक्ट, शिमला में जो रोपवे सबसे बड़ा बन रहा है उसको लेकर, और इसमें इंजीनियर अजय शर्मा को डायरेक्टर आरटीडीसी हैं, उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी इस रोपवे के लिए बनाई गई है। इसका नोटिफिकेशन आज हो गया है। अब बात करते हैं इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रभारी हैं, इनके
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो आज शिमला दौरे पर थे और इनके दौरे पर इसलिए भी लोगों को नजर थी क्योंकि प्रदेश में इनका दौरा पहला था ये जब उनको प्रभारी बनाया गया है उसके बाद से। तो इन्होंने हालांकि यहाँ पे और भी बातें की और ये संविधान दिवस के कार्यक्रम के लिए आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि जो चीजें बीच में संसद सत्र के दौरान भी जो कुछ विवाद हो गए थे अमित शाह की एक स्टेटमेंट को लेकर, और उसके बाद जो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो एक बहस चली थी, उसके बाद भाजपा भी ये सभी राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। उस कार्यक्रम में जब इनसे पूछा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या आगे व्यवस्था रहने वाली है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के अध्यक्ष का फैसला कर ले या मां बेटा जो है वो बैठ के ही तय कर ले। बेसिकली इनका जो निशाना था वो कांग्रेस की तरफ को था। तो सब जब आपस में सहमति बनाएंगे डिस्कशन के बाद तो उसके बाद ये तय होगा। लेकिन क्योंकि सभी राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है, भाजपा के संविधान के मुताबिक अब जिला के चुनाव हो चुके हैं तो इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष का ही होना है, तो वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा ये इन्होंने नहीं बताया। लेकिन एक अन्य मामले में, क्योंकि इनके पास जो मिनिस्ट्री है वहां पर स्वतंत्र प्रभार है, इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये, पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और इस तरह के सारे मामले इनके पास हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगले जो अभी इस बार प्रधानमंत्री ने पहले 100 दिन का जो टारगेट लॉन्च किया था उसमें मिशन वेदर भी लॉन्च किया गया था। इसीलिए 2035 तक भारत सरकार का लक्ष्य भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है। इसी वजह से जो काम अब किया जा रहा है और आने वाले दिनों में मौसम फोरकास्ट और बाकी चीजों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राज्य सरकार ने बदल दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए नए रूल्स बनाए हैं, वो नोटिफाई हो गए हैं। इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि जो अब जन्म प्रमाण पत्र में तारीख जो है 2 अंकों में और जन्म की तारीख जो है वो 4 अंकों में पंजीकृत होगी। जन्म के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण हो पाएगा। ऑफलाइन सिस्टम अब बंद कर दिया गया है हिमाचल में, ताकि जो फर्जी सर्टिफिकेट के कुछ आरोप लगते हैं उस तरह का दोबारा ना हो। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पर जो सेंसिटाइजेशन है वो शुरू करेगा। उससे भी अतिरिक्त जानकारी ली जा सकती है। लेकिन यदि आपके परिवार में कोई जन्म होता है किसी बच्चे का, तो ये ध्यान रखें अब कि अब बैक डेट से या बाद में बड़ा लेट जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। 1 महीने का टाइम है, 30 दिन का, और सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट बनेगा, ऑनलाइन ही उसकी कॉपी मिलेगी। सेम प्रक्रिया डेथ के लिए भी रहेगी और इसीलिए चाहे अर्बन लोकल बॉडीज में रहते हैं आप, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों पंचायत एरिया में रहते हैं, ये लगभग ये जो ध्यान रखें कि बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गई है, वो भी सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से। अगली बात जो है इसके बाद वो है ग्राम सभाएं कुछ निरस्त हुई हैं और ये जो निरस्तीकरण है ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो शहरी निकाय राज्य सरकार में नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम कुछ नए बनाए हैं, कुछ अपग्रेड किए हैं, किसी का एरिया का विस्तार हुआ है। जहां भी जिससे पंचायतें प्रभावित हैं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जो नगर पंचायत बड़सर का नया गठन हुआ है अभी, तो हमीरपुर जिला की नगर पंचायत बड़सर की जो पंचायतें हैं आसपास की, ग्राम पंचायत बड़सर, ग्राम पंचायत भकरेड़ी, ग्राम पंचायत बलिया और ग्राम पंचायत बनी, इन चारों की जो ग्राम सभा है उसको निरस्त कर दिया गया है। और अब क्योंकि इस एरिया को नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया था, इसी तरह से नगर पंचायत संधोल में बनी है, कुनिहार में बनी है, वैसे ही नगर परिषदें बहुत सारी बनी है, नगर निगम बद्दी, हमीरपुर, इस तरह के और बने हैं। और कुछ जो प्रेजेंट नगर निगम है शिमला जैसा मिलाके इनका विस्तार भी हुआ है। तो इनको मिलाके ये 30 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं, जो पंचायतें हैं जिनका एग्जिस्ट जो करती थी वो खत्म हो गया है इनका, तो अस्तित्व एक तरह से खत्म है पंचायत के तौर पर।
और अब अर्बन लोकल बॉडी बनेंगी, तो इसीलिए इनको निरस्त कर दिया गया है। आज नोटिफिकेशन हुई है, विस्तार से आप खबर दिव्य हिमाचल में कल देख पाएंगे। लेकिन पंचायती राज चुनाव से पहले रूल्स बदले हैं, और यह भी इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसी साल के आखिर में पंचायती राज के चुनाव होने हैं। पंचायती राज चुनाव से पहले जो आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया होती है उसमें बदलाव होगा, और चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग होते हैं उनको भी नए रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। अब जो रूल्स में परिवर्तन हुआ है, पिछले कल की जो नोटिफिकेशन है उसको आप पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर देख सकते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर हैं उनके माध्यम से भी, या अपनी पंचायत के सेक्रेटरी के माध्यम से भी एक्सेस इसके लिए बना सकते हैं। लेकिन जो मुख्य तौर पर बदलाव है वो ये है कि अगला पंचायती चुनाव होने से पहले जिला परिषद और बीडीसी एरिया का जो परिसीमन है वो दो हिस्सों में नहीं होगा। मतलब एक जिला परिषद में कई बार ऐसा भी एग्जांपल होता था कि बीडीसी का एक हिस्सा एक जिला परिषद वार्ड में और दूसरा हिस्सा दूसरे जिला परिषद वार्ड में, तो ऐसा नहीं होगा। सेम जैसे कि पंचायतों का अलग अलग नहीं हो सकता। अब नियमों के तहत अब जिला परिषद में पूरी ग्राम सभा आएगी। अब एक ग्राम सभा दो जगह नहीं बंटेगी, ना पंचायत बंटेगी ना बीडीसी बंटेगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव में अब चुनाव आयोग की तर्ज पर होंगे। उपायुक्त को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। 7 दिन पहले चुनाव का शेड्यूल तय होगा। नामांकन वापसी के लिए तारीख तय होगी। नामांकन वापसी के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने, पहले क्या करते थे कि जो नॉमिनेशन भरता था या नॉमिनेशन भी किसी और के माध्यम से पकड़ा दिया जाता था कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वहां खुद होना होगा, चाहे नॉमिनेशन हो चाहे विड्रॉल हो, या फिर आपका जो अटेस्टेड सर्टिफिकेट या कुछ इस तरह का प्रमाण पत्र जो ऑथराइज किया गया हो किसी को, वो वहां मैंडेटरी होगा। बहुत सारी धाराओं में एक साथ परिवर्तन हुआ है, और इसीलिए इसकी जानकारी अब आपको लेना जरूरी है कि अगले पंचायती राज चुनाव से पहले सेक्शन रूल 9, रूल 24, रूल 32, रूल 33, 35, 40, 91, 91A, इन सब में बदलाव हुआ है। और कुछ जो फॉर्म्स हैं 4 या 5, उन फॉर्म्स के कॉलम में भी बदलाव हुआ है। तो ये बहुत मेजर चेंजेस है अगले पंचायती राज चुनाव से पहले। और जो भी पंचायती राज चुनाव में इंटरेस्टेड हैं या पंचायत के कामकाज में अपना दखल देना चाहते हैं, उसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, वो नए रूल्स को एक बार जरूर पढ़ लें। अगली बात इसके बाद है कि शिक्षा सचिव दिल्ली बुलाए। देखिए, केंद्रीय शिक्षा सचिव या शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक बैठक रखी थी, जिसके कारण शिक्षा सचिव राकेश कंवर, इनके एलिमेंट्री के डायरेक्टर आशीष कोहली और जो एसपीडी है राजेश शर्मा, ये दिल्ली गए हुए हैं। और क्योंकि अगले बजट की फॉर्मेशन होनी है, अगले बजट की कार्य रूप बनेगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई चर्चा हो। वैसे भी एजुकेशन सेक्टर में, चाहे समग्र शिक्षा में या फिर आरएमएसए में, जितना बजट भारत सरकार से मिल पाए राज्य सरकार के लिए वो मदद होगी। और हिमाचल सरकार के कुछ रिफॉर्म्स का एजुकेशन सेक्टर में जो हुए हैं उनका केंद्र के जो शिक्षा मंत्रालय ने भी स्वागत किया है, यानी कि उनके समर्थन किया है। इसीलिए हो सकता है इन रिफॉर्म्स के माध्यम से हिमाचल सरकार कुछ एक्स्ट्रा बजट वहां से चाह रही हो। जब ये मीटिंग करके आ जाएंगे तो उसकी अपडेट हम आपके साथ अलग से साझा करेंगे कि उस बैठक में क्या हुआ और क्या बदलाव आने वाले दिनों में होने जा रहा है। वैसे शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करने जा रही है कि जो 1ली से 12वीं तक एक ही डायरेक्टर होगा, और वो बात हम इसी बुलेटिन में आगे करेंगे। जहां तक बात कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणाओं की बात है, तो आज सीएम गए हैं, कल मौसम खराब होने की वजह से नहीं जा पाए थे, और आज इन्होंने वहां जाने के बाद धर्मशाला शहर में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 750 किलोवाट की है, पहला प्रोजेक्ट है वहां का। उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे 12 या 14 करोड़ की स्कीमों के उद्घाटन शिलान्यास हुए हैं। और इस दौरे के दौरान चाहे ढगवार का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हो, चाहे कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो, चाहे जो वो चिड़ियाघर बन रहा है एक बड़ा आधुनिक जैसा, वो हो, उन सब प्रोजेक्टों के मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री करेंगे। और केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर भी अपनी स्थिति साफ मुख्यमंत्री इस दौरान करने वाले हैं। लेकिन आज के दौरे के बाद एक तो बात यह कि शिमला में अब मुख्यमंत्री 26 जनवरी के बाद मिलेंगे। 25 को कांगड़ा के बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस है, उसके बाद 26 को शिमला आएंगे, बीच में एक दिन 20 के आसपास मनाली जाएंगे, 19-20 को शायद, और बाकी कांगड़ा में ही है। इसलिए
ये मौका कांगड़ा के लोगों के लिए है अपनी बातें रखने का, अपनी समस्याएं रखने का और उनको सरकार तक पहुंचाने का। शिमला में सचिवालय में कुछ मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री यहां नहीं होंगे। एक इंपैक्ट जो हमने देखा है, सीएम जब शिमला में नहीं होते तो अधिकारी भी सचिवालय से गायब हो जाते हैं। इस बार ये देखना होगा कि अधिकारी सचिवालय में रहते हैं या नहीं। लेकिन जो आज के मुख्यमंत्री के दौरे को पहले दिन ही एक नया विवाद ये हो गया जब सुधीर शर्मा ने एक अपने घर के बाहर का एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें पुलिस की जो बोलेरो गाड़ियां हैं वो उनके घर के बाहर लगी हुई थी, और ये उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मुख्यमंत्री ने वो खुद रहे हैं कांगड़ा और सुरक्षा जो है वो मेरी बढ़ा दी। और ये क्यों बढ़ाई, क्या हुआ, वो पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, या वो लोकेशन क्या है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो एक तरह से इस चीज की चर्चा आज थी। जहां तक बात एचआरटीसी पेंशन के ऑर्डर को लेकर है तो वो ऑर्डर आज हो गया है, और इसका इंतजार बहुत से पेंशनरों को था क्योंकि इनको पेंशन मिली नहीं थी। 13 करोड़ रुपए सरकार से इन्होंने मांगे थे, सरकार ने 5 करोड़ दिए, 8 करोड़ एचआरटीसी ने खुद इधर उधर से जुटाए, तो सभी को पेंशन एचआरटीसी पेंशनर्स को डाल दी गई है, और ये बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे, इनको अब पेंशन आखिरकार मिल गई है। सीएस को एनओसी दे दी है राज्य सरकार ने, मुख्य सचिव को एनओसी दी गई है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अप्लाई करने के लिए, चेयरमैन के पद के लिए। राज्य सरकार ने रेरा क्योंकि खाली हो गया है, एक चेयरमैन और 2 मेंबर वहां होते हैं, 23 जनवरी तक आखिरी डेट है आवेदन करने की। आवेदन करने से पहले क्योंकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं तो सरकार से एनओसी लेना जरूरी है। सरकार से इनको एनओसी मिल गई है, हालांकि इनके खिलाफ जो चिट्ठियां लिखने का सिलसिला है वो जारी है, और इनका जो एक मामला भारत सरकार में जब ये थे उस वक्त का एक केस जो उस वक्त वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, जिसमें चार्जशीट भी दायर हो चुकी है वहां इसी मामले में दिल्ली में ही, उस मामले को दोबारा से उठाया जा रहा है, और ये मामला अब जो सिलेक्शन कमेटी है चीफ जस्टिस की वहां तक पहुंच गया है, ताकि जो फैसला लेती बार एटलीस्ट जो कमेटी है उसके ध्यान में भी ये मामला हो। लेकिन फिलहाल उनको एनओसी सरकार से मिल गया है। इसमें इनकी सिलेक्शन होती है नहीं ये बाद में तय होगा। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा, सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा 2 मेंबर सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, तो डिसीजन जो है वो उस कमेटी को करना है। अगली बात है 2 साल के सेवा विस्तार को मंजूरी की। दरअसल ये मंजूरी मिली है अवार्डी टीचर्स को। ये पहले एक्सटेंशन इनको दी जाती थी, भाजपा सरकार के दौरान मिल रही थी, फिर नई सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, फिर ये वापस ले ली गई। फिर अवार्ड देने की नई पॉलिसी बनी, उसमें एक्सटेंशन की व्यवस्था को हटा दिया गया। अब कैबिनेट में यह मामला गया था, नेशनल अवार्डी टीचर को 2 साल एक्सटेंशन मिलेगी और स्टेट अवार्डी टीचर को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी, अदर देन जो प्राइज उनको मिलेगा उसके अलावा। तो ये डिसीजन कैबिनेट से हो गया है। पिछले कल कैबिनेट से फाइलें वापस आई हैं, 1-2 दिन में इसका ऑर्डर हो जाएगा कि एक्सटेंशन किस तरह से मिलेगी और किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये एक जो कंप्लीट जो डिसीजन है अब हमने आपको बता दिया, पहले हमने आपको सिर्फ इसकी सूचना आपको दी थी। अब अगली बात अगर हम करें तो वो है कर्मचारी विधेयक पर रिपोर्ट मांगी है। शीतकालीन सत्र में कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तें विधेयक 2024 सरकार ने पारित कराया था, और इसको 12 दिसंबर 2003 से रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की मंशा इस विधेयक में है, ताकि जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनको सीनियोरिटी का लाभ या कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल जो देनदारियां बन रही हैं उनको रोका जा सके। अब ये बिल जो है वो विधानसभा से वापस सेक्रेटरी लॉ को आया। सेक्रेटरी लॉ से गवर्नर को असेंट के लिए जाने से पहले सेक्रेटरी पर्सनल को भेजा गया है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, और सेक्रेटरी पर्सनल को ऑथेंटिकेट करके एक रिपोर्ट देनी है कि इस बिल को अगर गवर्नर असेंट दे दें तो इसका कोई लीगल या बाकी इफेक्ट नहीं है। ये सेक्रेटरी पर्सनल का लेटर या रिपोर्ट उसमें लगेगी, उसके बाद लॉ में ये जाएगी चिट्ठी, उसके बाद लॉ बाकी कागजों के साथ इस बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजेगा। हालांकि गवर्नर मंजूरी देते हैं या नहीं वो बाद की बात है, दे देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा, नहीं दे देंगे तो वो क्वेरी के साथ राज्य सरकार से दोबारा पूछेंगे। वैसे बहुत से कर्मचारी संगठन जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है,
उनमें से अलग अलग लोग गवर्नर हाउस जाकर राज्यपाल से मिले भी हैं इस बिल के खिलाफ की, और गवर्नर हाउस को यह कहा गया है कि अगर इसमें गवर्नर ने असेंट अपनी दे दी तो कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हिमाचल हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसमें गवर्नर हाउस को भी पार्टी बनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ये तब लाया है जब सुप्रीम कोर्ट तक केस देनदारी की सरकार हार चुकी है। तो इसमें डिसीजन क्या होगा वो बाद की बात है, अभी सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका और एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से व्यूअर हमारे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ केसेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने यहां रोक लिए हैं पेंशन के इस बिल के नाम पर। तो आज हमने चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में पूछा था कि क्या जो 2024 का ये बिल पारित किया गया है, ये क्या शीला देवी केस के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस काउंट करते हुए पेंशन की एलिजिबिलिटी कर्मचारियों की बन रही है, क्या उसको भी ये रोक देगा? तो सीएस ने कैटेगोरिकली कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जब ये बनाया गया था ड्राफ्ट तब भी चर्चा हुई थी और पेंशन को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि पेंशन प्रभावित ना हो। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस बिल के कारण शीला देवी केस के जजमेंट की वजह से जिनको पेंशन मिल रही है वो प्रभावित नहीं होंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट ने मैं अभी पूरी तरह श्योर नहीं हूं कि हायर एजुकेशन ने कुछ केस रोके हैं, क्योंकि हमें कुछ शिकायतें मिली थी और किस तरह के केस रोके गए हैं, अभी ये हायर एजुकेशन से वेरीफाई नहीं हुआ है। लेकिन यदि किसी विभाग ने सू मोटो और ये प्रीएम्प्ट करते हुए कुछ केसेस रोके हैं तो वो गलत है। और इस बिल में पेंशन शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सिर्फ सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट पे इफेक्ट देगा। तो अगर पेंशन का कोई केस रुका है तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, ये कैटेगोरिकली क्लियर है। अगली बात जो है, अब सिर्फ डायरेक्टर स्कूल्स क्यों? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और बहुत बड़ा बदलाव इसलिए कि यह मामला पिछली कैबिनेट से पहले से चल रहा है, कैबिनेट नोट बन गया था, लेकिन हमने इसलिए आपके साथ उस वक्त साझा नहीं किया था क्योंकि तब यह फाइल सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाकर रुक गई थी और कैबिनेट की बैठक आगे 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 आ गई थी, तो शिक्षा मंत्री ने इसको आगे थ्रू नहीं किया। जब तक ये चीफ सेक्रेटरी के पास एजेंडा नहीं जाता तब तक आपको बताने का फायदा नहीं था, क्योंकि आगे जाने का मतलब, आगे जब नहीं गया तो इसका एक मतलब यह भी था कि हो सकता है शिक्षा मंत्री इसके फेवर में ना हो, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। आज स्टेटस यह है कि पिछले कल ये फाइल चली गई है, दो फाइलें एक साथ मूव हुई हैं, पर्सनल और फाइनेंस को, और उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एक नई पोस्ट क्रिएट हो रही है और यह पोस्ट जाएगी आईएएस अधिकारी को। अभी प्रेजेंटली जो सेटअप है हमारे यहां उसको समझने की जरूरत है। एजुकेशन में एलिमेंट्री डायरेक्टर हैं जो एचएएस अधिकारी होता है, और हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं जो कॉलेज कैडर का जो अधिकारी, जो टीचर है वो होता है। जैसे एचएएस से आशीष कोहली प्रेजेंटली हैं और डॉक्टर अमरजीत शर्मा हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। तो हायर एजुकेशन में 9वीं से लेकर 12वीं और कॉलेज है, और एलिमेंट्री में 1ली से लेकर 8वीं है। अब राज्य सरकार इस पूरे स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है, और बदलने का मतलब यह है कि अगर दो फाइलें एक साथ दो विभागों में चली गई कैबिनेट नोट बनके, तो अगली कैबिनेट में इसका फैसला हो जाएगा। और यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में दी थी जब वो अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे पर थे। हालांकि वहां उन्होंने कह दिया था, या जो रिपोर्ट हुआ कि 3 डायरेक्टरेट होंगे, जो एनईपी का प्रपोजल है 3+4+ जो एक प्रपोजल एनईपी का है, लेकिन हिमाचल सरकार उस प्रपोजल में नहीं जा रही। और जो ड्राफ्ट बना है कैबिनेट के लिए वो मैं आपको उसका जो खाका है वो बता रहा हूं। हम 1ली से लेकर 12वीं तक एक ही डायरेक्टर चाहते हैं, और वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स होगा जो आईएएस अधिकारी होगा। इसके साथ इसी आईएएस अधिकारी को 3 एचएएस साथ में दिए जाएंगे पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको संभालने के लिए। और जो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है वो सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी देखेगा। यूनिवर्सिटी तो खैर स्वायत्त हैं, लेकिन जो सिलेबस और बाकी सारी चीजों को लेकर एक कोऑर्डिनेशन रहता है वो जरूर रहेगा, और वो सिर्फ कॉलेज देखेगा, कॉलेज कैडर का ही होगा, लेकिन वो हेडमास्टर, लेक्चरर और इनमें नहीं फंसेगा। तो ये फर्क कब होगा? डायरेक्टर ऑफ स्कूल सिर्फ एक होगा। अब इस बदलाव के इफेक्ट क्या हैं वो आप बाद में देखेंगे जब ये कैबिनेट में प्रपोजल आएगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि सरकार की मंशा इसमें क्या है। आपको याद होगा राज्य सरकार ने क्लस्टर
बनाए स्कूलों के, और क्लस्टर के बाद दूसरा एक ऑर्डर निकाला कि जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर होंगे स्कूलों के। क्लस्टर का मतलब यह था कि अगर एक ही कैंपस में स्कूल है और प्रिंसिपल वहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हेड है, तो प्रिंसिपल ही प्राइमरी तक भी रिपोर्ट करेगा, देखेगा, और एक क्लस्टर होगा। फिर उसका मकसद यह था कि प्राइमरी और हायर के बीच में जो रिसोर्सेज की शेयरिंग है, चाहे वो ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं हमारे पास वो है, या फिर जहां जो ऑनलाइन क्लास के लिए सेटअप है वो है, उनका इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा नहीं हो पाया। क्लस्टर बनाती बार भी दिक्कत आई। प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने स्ट्रांग ऑपोजिशन किया। रामपुर से एक केस ऐसा आया जिसमें जो एक ही क्लस्टर के दो स्कूल, एक ही कैंपस के जो दो विंग थे, वो आपस में इतना लड़े कि ग्राउंड भी एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं होने दिए। जेबीटी टीचर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है, जो पिछला एक्सपीरियंस है क्लस्टर स्कूल का। इन सारे फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार ने यह डिसीजन अब लिया है कि पहले से +2 तक सिंगल जो कंट्रोल होगा, सिंगल क्लस्टर होगा और सिंगल ही डायरेक्टर होगा। तो फिर प्रिंसिपल के कंट्रोल में जेबीटी से लेकर प्री प्राइमरी से लेकर समझिए आप जो ऊपर तक है वो सारा प्रिंसिपल के कंट्रोल में जाएगा। कमांड एक होगी। और जो कंसोलिडेशन, ये जो प्रोसेस है, क्योंकि कंसोलिडेशन के दो तरह के तरीके हैं। एक ये है कि जो आसपास के स्कूल हैं छोटे छोटे, उनको मर्ज कर दिया जाए एक मेजर स्कूल में और उसके बाद उसको फ्लरिश किया जाए और सुविधाएं वहां दी जाएं। दूसरा तरीका है कंसोलिडेशन का कि स्कूल का जो कंट्रोल कमांड है वो एक प्रिंसिपल के हाथ में हो, ताकि जो सारी चीजें हैं उनको एक तो कंट्रोल किया जा सके और जो शेयरिंग है रिसोर्सेज की वो भी किया जा सके। तो इसमें कॉमन कैंपस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में होगा, रिसोर्स शेयरिंग जो है वो एजुकेशन की उस सारे प्रोसेस की टेरिटरी की पूरी तरह से हो पाएगी। ये इसकी व्यवस्था है। और इसी कारण अब ये जो कॉलेज का डायरेक्टर है वो सिर्फ हायर एजुकेशन देखेगा, वो रिसर्च देखेगा, वो देखेगा कि हायर एजुकेशन में हिमाचल की एनरोलमेंट कम है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में जो गैप्स हैं वो कैसे कम किए जा सकें। स्कूल से जब बच्चे निकलते हैं वो कॉलेज में क्यों एनरोल नहीं होते, या जो +2 से बच्चा निकलता है उसके लिए ऑप्शन आगे क्या है। अगर वो हायर एजुकेशन में एनरोल नहीं हुआ आगे तो क्या वो टेक्निकल में गया, क्या वो मेडिकल एजुकेशन में गया। ये सारी चीजें देखना फिर हायर एजुकेशन का काम है। और वो हायर एजुकेशन का जो डायरेक्टर है वो पूरी तरह कॉलेज पे कंसंट्रेट करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक क्या है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो मेजर जो चेंज है वो आएगा स्कूल्स में। तो पहली और या प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही होगा और ये सारी व्यवस्था चली गई है। फाइनेंस और कार्मिक को भेजना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रेजेंटली एलिमेंट्री एजुकेशन में HES डायरेक्टर हैं, लेकिन डायरेक्टर ऑफ स्कूल बनाना है तो IES को लगाना पड़ेगा। तो एक पोस्ट IES की क्रिएट करनी पड़ेगी, IES कैडर में बढ़ानी पड़ेगी। तो यह मामला फिर थोड़ा सा आगे का है। और अगर यहां कैबिनेट से हो जाएगा तो भारत सरकार के DOPT से ओके करके फिर बातें आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं इससे भी बड़ी बात की जो सभी कर्मचारियों से रिलेटेड है, और ये लास्ट पॉइंट है आज का कि नए पे कमीशन में अब ट्विस्ट क्या है। भारत सरकार ने कल अपना 8th पे कमीशन घोषित कर दिया कैबिनेट ने। एक सवाल संसद के सत्र के दौरान किसी ने पूछा था और ये पिछले सत्र की बात है, और उसका रिप्लाई दिया था भारत सरकार के DOPT मंत्रालय ने कि प्रेजेंटली ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अगले पे कमीशन का। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया कि देखिए दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का दावा PM कर रहे हैं लेकिन अपने यहां पे कमीशन नहीं बना रहे। तो आज वो पे कमीशन पिछले कल बन गया। जो चीज जब होनी होती है वो तभी होती है, इसलिए जो उस वक्त रिप्लाई दिया गया होता है कागजों पे वो हमें इग्नोर करना चाहिए। इससे ये पता चलता है। अब जब जो कमीशन बना है भारत सरकार का 8th पे कमीशन है, इसकी सिफारिशें लागू होंगी 1 जनवरी 2026 से, ना सिर्फ वहां पे बल्कि हिमाचल में भी या पंजाब में भी। अब इसमें सबसे बड़ा पेच क्या है वो समझने की जरूरत है हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को, बाकियों को नहीं, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का मामला हल हो गया। हिमाचल में केंद्र का जो पे कमीशन है उससे एक पीछे होता है क्योंकि हम पंजाब को फॉलो करते हैं। अभी जो हिमाचल सरकार ने पे कमीशन दिया है पीछे, जिसके विवाद अभी तक चल रहे हैं, वो 6th पे कमीशन था
और ये भी जो पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से पहले खत्म हो जाएगा। हालांकि इसी पे कमीशन का अभी एरियर और जो बाकी चीजें 10,000 करोड़ के आसपास की देनदारी अभी प्रेजेंट सरकार में देनी है, और ये दी भी जा सकेगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, खासकर अगला पे कमीशन लागू होने की डेट से पहले। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट इसमें है वो ये है कि पंजाब ने जब 6th पे कमीशन अपना लागू किया, उसमें जो फ्यूचर के जो सब्सिक्वेंट पे स्केल्स हैं वो सेंट्रल पे स्केल ही लागू कर दिए हैं पंजाब सरकार ने पिछले पे कमीशन में अपने यहां। इसीलिए पंजाब ने यह संकेत दिया है कि वो अब 7th पे कमीशन नहीं बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछला जो पे कमीशन है 6ठा, उसी में सेंट्रल पे कमीशन के जो सब्सिक्वेंट पे स्केल हैं वो लागू कर दिए हैं उसी तरह से। हम पंजाब को फॉलो करते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने, जयराम सरकार ने जब पिछले बार ये 6th पे कमीशन लागू किया तो उसमें जो पंजाब ने डिसीजन किया था फ्यूचर के पे स्केल्स को लेकर वो अपने यहां लागू नहीं किया। तो हमें पहले यह डिसीजन करना होगा कि हम आगे भी पंजाब को फॉलो करेंगे, दिल्ली को, सेंटर को फॉलो करेंगे, या अपना नया पे कमीशन बनाएंगे। हमने अपना भी बनाया नहीं है, हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम अपना एक नया पे कमीशन का एक व्हाइट एलिफेंट और खड़ा कर दें और उस पर फिर और खर्चा करें। तो और इससे भी ज्यादा जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है वो ये है कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का जो ये अगला बजट आने वाला है, इसी बजट में ये डिसाइड करना होगा प्रेजेंट सरकार को कि उनको पंजाब का पे कमीशन लागू करना है या नहीं, और पंजाब को, मतलब पंजाब को ही देखना है या अपना पे कमीशन बनाना है। क्योंकि पंजाब ने तो संकेत पिछली बार ही दे दिया था, तो वो ये भी हो सकता है कि पंजाब ये डिसीजन कर ले कि हम अगला भी पंजाब वाला, सेंटर वाला ही ले लेते हैं। पंजाब ये भी कर सकता है कि वो सेंटर का भी ना ले और जो उन्होंने अपना एक पैरामीटर पिछली बार बना लिया था उसी स्ट्रक्चर से आगे चलता रहे। तो इसमें जो ज्यादा ऑब्लिगेशन आएगी वो हिमाचल पर आएगी। उसकी वजह यह है कि पंजाब में गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका फिगर इतना नहीं है पहले तो जितना हिमाचल में है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में गवर्नमेंट सेक्टर मर गया है और प्राइवेट सेक्टर ऊपर है। हिमाचल में प्राइवेट सेक्टर है नहीं और सरकारी सेक्टर अब भी प्रभावी है, तो थोड़ा फर्क है दोनों में। ओल्ड पेंशन का ही देख लीजिए आप, पंजाब ने ओल्ड पेंशन में एक नोटिफिकेशन की लेकिन दी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा उनको, और हिमाचल ने नोटिफिकेशन भी कर दी, लागू भी कर दिया, ओल्ड पेंशन दे भी दी, और पंजाब के बाद फैसला किया था लागू उनसे पहले कर ली। तो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो हमारे पास ज्यादा बड़े हैं, पंजाब के पास उस तरह के नहीं है। तो ये इसमें फर्क है। इसीलिए हिमाचल के कर्मचारियों को अगला पे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस फॉर्मेट पे मिलेगा, वो अभी डिसीजन होना है। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने अगले बजट में करते हैं या उसके बाद करते हैं, क्योंकि वैसे भी 2016 वाला भी तो कब जाके लागू हुआ था, तो 26 वाला भी बाद में भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि सुक्खू सरकार के पास अभी भी 3 साल काटने को हैं, अगर सरकार का साल होता सिर्फ 1 या 1.5 बचा हुआ तो इसको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन 3 साल इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप उम्मीद करिए कि अगले बजट के पहले या उस बजट के आसपास सरकार कुछ ना कुछ डिसाइड करेगी, और फिर पता चलेगा कि हिमाचल के कर्मचारियों को अगले पे कमीशन को लेकर जो सबसे बड़ा डिसीजन अभी सरकार को करना है वो किस तरह का रहता है। तो ये आज के प्रमुख मामले थे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है जिसको हम एड्रेस कर सकें, हम कोई सूचना इसकी ला के आपको दे सकें, तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम उसका रिप्लाई आपको दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।